आज की इस चर्चा में स्वागत है। हम आज सत्ता के बंटवारे के एक बहुत ही खास तरीके पर बात करने वाले हैं, हाँ। जिसे कहते हैं संघवाद या फेडरलिज्म। और ये जानकारी हमने ली है एनसीईआरटी की कक्षा 10 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 से। जी। कभी सोचा है भारत जैसे इतने बड़े और मतलब इतनी विविधता वाले देश में या अमेरिका जैसे मुल्कों में सरकारें आखिर चलती कैसे हैं? कैसे ये तय होता है कि दिल्ली में बैठी सरकार और राज्यों की सरकारें दोनों की बात सुनी जाए, दोनों के काम तय हों? सही सवाल है। यहीं पर मुझे लगता है संघवाद का पूरा आइडिया आता है। आज हम इसी व्यवस्था की तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या और आज के लोकतंत्रों में ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है। बिल्कुल। शुरुआत के लिए पिछले अध्याय के बेल्जियम और श्रीलंका वाले किस्से को याद करते हैं। आपको याद होगा कैसे बेल्जियम ने समझदारी दिखाते हुए केंद्र सरकार की कुछ ताकतें कम करके क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी थी। हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था बेल्जियम के लिए। देखिए 1993 से पहले भी वहाँ क्षेत्रीय सरकारें तो थीं, पर उनकी हैसियत मतलब वो एक तरह से केंद्र पर निर्भर थी। अच्छा। केंद्र जब चाहे शक्तियां दे सकता था और वापस भी ले सकता था। लेकिन 1993 में संविधान बदला गया और फिर क्षेत्रीय सरकारों को ऐसी संवैधानिक शक्तियां मिली कि अब वो केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। तो इस तरह बेल्जियम असल में एकात्मक यानी यूनिटरी राज से हटकर संघीय मतलब फेडरल व्यवस्था वाला देश बन गया। और दूसरी तरफ श्रीलंका का उदाहरण है जो आज भी काफी हद तक एकात्मक व्यवस्था ही है। हाँ, वहाँ ज्यादातर ताकत राष्ट्रीय सरकार के ही हाथ में है। और वहाँ के तमिल नेता लगातार ये मांग करते रहे हैं कि देश में संघीय ढांचा लागू हो। तो फिर ये एकात्मक और संघीय व्यवस्था में बुनियादी फर्क क्या है? किस बात पर ये दोनों अलग हो जाती हैं? देखिए संघवाद जो है वो सरकार चलाने का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सत्ता या कहिए ताकत वो एक केंद्रीय अथॉरिटी और देश की अलग अलग इकाइयों जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं। हाँ, जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं या कहीं प्रांत होते हैं, इनके बीच बटी होती है। साफ तौर पर कहें तो इसमें कम से कम 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं। अच्छा, यानी एक सरकार पूरे देश के लिए जो राष्ट्रीय महत्व के मसलों को देखेगी, जैसे देश की सुरक्षा, विदेश मामले, मुद्रा वगैरह। बिल्कुल। और फिर दूसरी सरकारें होंगी राज्यों या प्रांत के स्तर पर जो अपने इलाके के रोजमर्रा के कामकाज संभालेंगी, पुलिस, खेती, स्थानीय शासन टाइप की चीजें। सही। और शायद सबसे खास बात यह है कि ये दोनों ही स्तर की सरकारें अपने अपने दायरे में एक दूसरे से काफी हद तक आजाद होकर काम करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यही बात इसे एकात्मक सरकारों से एकदम अलग करती है। कैसे? एकात्मक व्यवस्था में या तो सरकार का सिर्फ एक ही लेवल होता है या अगर राज्य जैसी इकाइयां होती भी हैं तो वो केंद्र के मातहत मतलब उसके नीचे काम करती हैं। केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें आदेश दे सकती है। अच्छा, लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को उन मामलों में सीधे आदेश नहीं दे सकती जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारों की अपनी शक्तियां होती हैं और उन शक्तियों के इस्तेमाल के लिए वो केंद्र के प्रति जवाबदेह नहीं होती। दिलचस्प बात है। और हाँ, एक और बात, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं। ठीक है, ये बुनियादी फर्क समझ आया। अब इस संघीय व्यवस्था की कुछ और खासियतों पर बात करते हैं। स्रोत में इसकी 7 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं, इन्हें थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जरूर जरूर। पहली बात तो यही जो हमने अभी कही कि सरकार 2 या ज्यादा स्तरों वाली होती है। जैसे भारत में देख लीजिए, केंद्र है, राज्य हैं और फिर स्थानीय स्तर पर पंचायतें और नगरपालिकाएं भी हैं। हाँ, 3 स्तर हो गए। दूसरी विशेषता ये है कि अलग-अलग स्तर की सरकारें नागरिक तो एक ही समूह पर शासन करती हैं, मतलब हम सब पर। हाँ, नागरिक तो वही हैं। पर कानून बनाने, टैक्स वसूलने और प्रशासन चलाने के मामले में उनका अपना अपना दायरा या अधिकार क्षेत्र, जिसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं, जी वो बटा होता है। बिल्कुल। जैसे हम इनकम टैक्स केंद्र को देते हैं, लेकिन जमीन का टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स शायद राज्य या स्थानीय सरकार लेती हो। सही। तीसरी बात, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि किस स्तर की सरकार के पास क्या अधिकार होंगे, ये बातें हवा में नहीं होती। तो ये संविधान में साफ साफ लिखी होती हैं। अच्छा। इसीलिए हर स्तर की सरकार का वजूद
और उसके अधिकार एक तरह से संविधान की गारंटी पर टिके होते हैं। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से राज्य सरकार की शक्तियां खत्म नहीं कर सकती। अच्छा, तो संविधान ही गारंटी देता है। और इसी से जुड़ा चौथा पॉइंट है कि संविधान के जो मूल प्रावधान है, खासकर जो शक्तियों के बंटवारे से जुड़े हैं, उन्हें कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। इसके लिए दोनों स्तरों की सहमति चाहिए होती है। सही। भारत में तो इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी जरूरी है। ये तो काफी मजबूत व्यवस्था लगती है। मतलब बदलाव आसान नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था को स्थायित्व देता है। पांचवी विशेषता है अदालतों की भूमिका, कोर्ट्स की। हाँ, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अदालतों को होता है। और अगर अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच अपनी अपनी शक्तियों को लेकर कोई टकराव या विवाद खड़ा हो जाए, जो कि अक्सर होता है, हाँ होता ही होगा, तो सुप्रीम कोर्ट या जो भी सबसे ऊंची अदालत है, वो एक अंपायर की तरफ फैसला करती है। वो बताती है कि कौन सही है और किसका कितना अधिकार है। यानी झगड़े सुलझाने का भी एक मैकेनिज्म मौजूद है। ठीक है। और छठी बात, ये शायद सरकारों के चलने के लिए सबसे जरूरी है, पैसा। बिल्कुल। हर स्तर की सरकार के लिए कमाई के स्रोत यानी राजस्व कहाँ से आएगा, ये भी संविधान में साफ कर दिया जाता है। ये क्यों जरूरी है वैसे? सोचिए, अगर राज्य सरकारें अपने खर्चों के लिए पूरी तरह केंद्र सरकार के अनुदान पर ही निर्भर हों, तो उनकी आजादी का क्या मतलब रह जाएगा? बात तो सही है, वो तो हमेशा केंद्र के दबाव में रहेंगी। इसीलिए वित्तीय स्वायत्तता यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि टैक्स लगाने और संसाधन जुटाने के अधिकार भी केंद्र और राज्यों के बीच बंटे होते हैं। हाँ, और अक्सर इसी बंटवारे को लेकर केंद्र और राज्यों में बहसें भी होती रहती हैं। हमने देखा है, जैसे जीएसटी मुआवजे का मुद्दा रहा है। सही कहा, ये एक व्यावहारिक पहलू है। और सातवीं आखिरी विशेषता, हाँ, सातवां बिंदु, इसके दोहरे मकसद को बताता है। संघीय व्यवस्था का लक्ष्य होता है देश की एकता को बचाना और मजबूत करना, पहला उद्देश्य। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, जो अलग अलग पहचान है, उनको भी पूरी जगह देना और उनका सम्मान करना। ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है एकता और विविधता के बीच। इंटरेस्टिंग बैलेंस है ये। इसीलिए किसी भी संघीय व्यवस्था के कामयाब होने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, अलग अलग स्तर की सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी के जो बुनियादी नियम हैं, उन पर एक आम सहमति होनी चाहिए। ओके। दूसरी, और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, एक भरोसा होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हर पक्ष इस समझौते का पालन करेगा और अपनी तय सीमाओं का सम्मान करेगा। यानी एक आदर्श संघीय व्यवस्था सिर्फ कानूनों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये आपसी विश्वास और साथ मिलकर रहने की सहमति पर टिकी होती है। ये तो काफी गहरी बात है। जी हाँ। यहाँ एक और दिलचस्प नुक्ता, एक पॉइंट सामने आता है। स्रोत बताता है कि दुनिया के सारे संघीय देशों में केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा एक जैसा नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये इस पर निर्भर करता है कि वो संघ बना कैसे था, उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था। ये कैसे होता है, जरा समझाएंगे? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। संघ बनने के मोटे तौर पर दो रास्ते बताए गए हैं। पहला है साथ आकर संघ बनाना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस। साथ आकर। हाँ, इसमें क्या होता है कि कई आजाद या स्वतंत्र राज्य अपनी मर्जी से एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट या देश बनाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि अपनी संप्रभुता यानी अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी को काफी हद तक बचाए रखते हुए और अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए वो मिलकर अपनी सुरक्षा और विकास को बेहतर कर सकें। मतलब मिलकर ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अच्छा, इसके उदाहरण क्या हैं? क्लासिक उदाहरण है अमेरिका, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में हम देखते हैं कि जो राज्य साथ मिलकर देश बनाते हैं, उनके पास आमतौर पर बराबर की शक्तियां होती हैं। सब राज्यों के पास बराबर? हाँ, ज्यादातर। और वो केंद्र सरकार के मुकाबले काफी मजबूत होते हैं या कम से कम बराबरी का दर्जा रखते हैं। जैसे अमेरिका में 50 राज्य साथ आए और यूनाइटेड स्टेट्स बना। हर राज्य का अपना संविधान, अपने कानून भी होते हैं। ठीक है, ये हुआ साथ आकर संघ बनाना। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है साथ रहकर संघ बनाना, यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। साथ रहकर? हाँ, इसमें एक पहले से मौजूद बड़ा देश अपनी अंदरूनी विविधता को संभालने के लिए और बेहतर प्रशासन के लिए खुद अपनी शक्तियों को अपनी अलग अलग इकाइयों यानी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बांटने का फैसला करता है। यहाँ देश खुद को राज्यों में बांट रहा है, राज्य मिलकर देश नहीं बना रहे हैं। अच्छा, ये फर्क है। हाँ। इसके उदाहरण? भारत, स्पेन, बेल्जियम इसके अच्छे उदाहरण हैं। हमारा देश भारत इसी में आता है? जी हाँ।
और इस दूसरी तरह की व्यवस्था में अक्सर क्या होता है कि केंद्र सरकार राज्यों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होती है। हाँ, ये तो हम देखते हैं। और एक और खास बात, इसमें अक्सर संघ के अलग अलग इकाइयों यानी राज्यों को बराबर की शक्तियां नहीं मिलती। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ राज्यों को उनकी खास ऐतिहासिक या भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से विशेष दर्जा या ज्यादा स्वायत्तता दी जा सकती है। जैसे भारत में पहले जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा था, या अब भी पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। हम्म, तो ये समझना दिलचस्प है कि संघ बनने का तरीका ही ये तय कर देता है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन कैसा रहेगा। साथ आकर बनने वाले संघों में राज्य ज्यादा ताकतवर और बराबर, जबकि साथ रहकर बनने वाले संघों में केंद्र ज्यादा ताकतवर और राज्यों की शक्तियां अलग-अलग हो सकती है। बिल्कुल, ऐतिहासिक संदर्भ बहुत मायने रखता है। तो चलिए, हमने जो समझा उसे थोड़ा समेटते हैं। संघवाद मूल रूप से सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर शक्ति का बंटवारा। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हाँ, या प्रांत दोनों की अपनी संवैधानिक शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं और वो अपने अपने दायरे में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। सही कहा। और इसका दोहरा मकसद है देश की एकता को बनाए रखना और साथ ही क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना। हमने ये भी देखा कि संघ बनने के दो मुख्य रास्ते हैं, साथ आकर कमिंग टुगेदर और साथ रहकर होल्डिंग टुगेदर। और ये रास्ते ही केंद्र राज्य के शक्ति संतुलन की रूपरेखा तय करते हैं। हाँ, कमिंग टुगेदर में राज्य मजबूत और समान होते हैं अक्सर, और होल्डिंग टुगेदर में अक्सर केंद्र मजबूत होता है और राज्यों की शक्तियां असमान हो सकती हैं। ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है। जरूर बताइए। हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर वाले संघों में, जैसे भारत में, अक्सर केंद्र ज्यादा शक्तिशाली होता है। हाँ। साथ ही अलग अलग राज्यों या इकाइयों को असमान शक्तियां भी मिलती हैं। किसी को विशेष दर्जा तो किसी को कम स्वायत्तता, जैसे केंद्र शासित प्रदेश। ये होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये अलग अलग इकाइयों को असमान शक्तियां देना हमेशा ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं और देश की विविधता में संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर कभी-कभी यही व्यवस्था, जहां कुछ को दूसरों से अलग या विशेष अधिकार मिलते हैं, कहीं ये केंद्र और राज्यों के बीच या फिर राज्यों के आपस में ही तनाव और असंतोष का कारण भी बन सकती है? हाँ, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। ये संतुलन साधना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। क्या ये असमानता जरूरी है विविधता को साधने के लिए, या ये खुद ही एक समस्या बन जाती है? इस पर लगातार बहस चलती रहती है और शायद इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। ये निर्भर करता है संदर्भ पर, समय पर और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी। इस पर आगे सोचा जा सकता है।